अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने ग्रेड 7 की जो मैथ है उसकी बुक को स्टार्ट किया था और हम लोगों ने सबसे पहले जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 to 5। अगर आप लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देखकर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स अपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करेंगे कि इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि हमें डिफरेंट सेट्स गिवन है, इनके हम लोगों ने सबसेट बनाने। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट जो एक पूरा कंप्लीट सेट होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर सारी वैल्यूज मौजूद हों, ठीक है। उसी के अंदर से हम सेट के कुछ एलिमेंट्स को, कुछ नंबर को उठा के डिफरेंट सेट्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं सबसेट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक और सेट बना लूँ, उसको बी का नाम दे दूँ और उसके सामने लिख दूँ ब्रैकेट में 3, तो हम कह सकते हैं कि जो बी होगा वो सबसेट है पी का, क्योंकि जो पी का एलिमेंट 3 है वो बी के अंदर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर 4 का अलग सेट बना दें, इनका दोनों को एम्प्टी कर दें या दोनों को इकट्ठा लिख दें। अगर एक ऐसा सेट इसके सामने मौजूद हो जिसमें 3 और 4 आया हुआ हो दोनों एलिमेंट्स, और हमसे पूछा जाए कि ये सेट अब सबसेट है, तो हम कहेंगे ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। क्योंकि सबसेट का मतलब है कि एक बड़े सेट के कुछ एलिमेंट दूसरे सेट में हो, सारे के सारे ना हो। अगर सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आ जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब होता है वो उसका सबसेट तो है लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अगर प्रॉपर सबसेट हम देखें तो पी वाले का प्रॉपर सबसेट दूसरा सेट तभी हो सकता है जब पी की कुछ वैल्यू उसके अंदर आ रही हो, 3 आ रहा हो या सिर्फ 4 आ रहा हो, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि जब p की वैल्यू एज इट इज़ किसी और सेट में आ रही होंगी, दोनों की दोनों वैल्यू आ रही होंगी, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अगर p की वैल्यू सिर्फ 1 वैल्यू आ रही हो किसी दूसरे सेट में, तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि किसी भी सेट के जो हम लोग सबसेट है वो किस तरह से बनाते हैं, कैसे पता चलेगा कि इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे। तो इसका सोल्यूशन डिटेल में करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आपके जहन में कोई भी जो डिफ़िकल्टी है वो ना रहे। तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को नोट डाउन कर लिया। उसका फर्स्ट पार्ट जो कैपिटल P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 3 और 4, यानी कि अब जो P सेट है उसके बाद जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट के वो 2 हैं। जस्ट 2 एलिमेंट आ रहे हैं सेट में। हमने सोल्यूशन स्टार्ट करना है लिस्ट ऑल सबसेट, यानी कि हम लोगों ने इस गिवन सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उनको लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट, यानी किसी भी सेट के अंदर से कितने सबसेट बन सकते हैं। उसका मेथड क्या है हमारे पास, हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 और 2 की पावर n क्या होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, n होंगे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। देन स्टूडेंट्स हमारे पास हम लिखेंगे 2 टू द पावर n का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें किसे कहते हैं, जो सेट के अंदर जो वैल्यूज आ रही होती है वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 और 2 वैल्यूज हैं तो सेट के 2 एलिमेंट हैं। तो 2 टू द पावर 2 इक्वल्स 2, इसका मतलब है 2 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जितनी नंबर की पावर होती है और जो जो बेस होती है, इसका मतलब जो बेस है वो उतने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 टू ज़ा हमारे पास आ जाएगा 4। अब इसका मतलब ये है कि इस सेट के जो पी सेट है इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे वो 4 बनेंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं सबसेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने ब्रैकेट यूज करने, सबसे जो पहला सबसेट बनता है वो एम्प्टी सबसेट होता है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आती। उसके बाद जो हम लोग मजीद सेट बनाते हैं उसके अंदर हम लोग अपने सेट के हर एलिमेंट को एक एक टाइम लिखते हैं। जैसे 3 आ जाएगा 1 टाइम और 1 टाइम 4 आ जाएगा। और अगर हम देखें तो इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है जो 1 टाइम है। देन लास्ट में अगर कोई और पेयर नहीं बन सकता, कोई और नंबर सिंगल टाइम नहीं आ सकते, अगर 3 नंबर होते तो 2 के पेयर बना के भी लिखते, वो भी इसमें नहीं बन सकते, तो लास्ट में वो जो सेट है इटसेल्फ आ जाएगा इस तरह, और सब सेट को क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसके सबसेट बन जाएंगे पी सेट के, ठीक है। इस तरह से हम हर सेट के सबसेट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने सेट का नंबर फाइंड कर लेना है,
यानी कि 2 टू द पावर n। इससे हमें नंबर ऑफ सबसेट पता चल जाएगा कि हमने 4 बना, इसके बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं, 12 बन सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अपने इस नंबर के मुताबिक अपने सेट को स्टार्ट करना है। फर्स्ट सेट एम्प्टी सेट होगा, यानी कि हम लोगों ने ब्रैकेट लिखनी है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखनी। आपने स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है, जीरो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता। अगर जीरो की सेट के अंदर होगा इसका मतलब है उस सेट का एलिमेंट 1 है, विच इज़ जीरो, ठीक है। और अगर हम लोगों ने खाली सेट शो करना है, एम्प्टी सेट शो करना है, तो हम लोगों ने जस्ट ब्रैकेट लिखनी है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखनी। उसके बाद हमने अपने सेट के हर एलिमेंट को सेपरेटली 1 टाइम लिखना है। अगर ये 2 से ज़्यादा नंबर्स होंगे तो 2 का भी हमने पेयर बनाना है, फिर 3 का पेयर बना सकते हैं, 4 का पेयर बना सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और उसके बाद लास्ट में वो सेट इट्स सेल्फ आ जाएगा, अगर उसके मज़ीद कोई सेट के कम्बिनेशंस नहीं बन सकते। तो देखिए अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, तो इस सेट के हमारे पास 4 ही सबसेट बने, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वाला फर्स्ट पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमने सेकेंड पार्ट नोट किया, वहाँ पर हमारे पास कैपिटल क्यू का सेट गिवन है, विच इज़ पेन बुक एंड बैग। यानी कि यहाँ पर सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? यस, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने नीचे लिखा लिस्ट ऑल सबसेट, इनके हमने सारे लिस्ट करने हैं सबसेट को। नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, और 2 इक्वल टू, अब इसके नंबर ऑफ सेट कितने, एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 3। एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि सेट के अंदर कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। 3 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 को हम लोगों ने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 8 आ गया, दैट्स मीन कि अब इस सेट के जो सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो सबसे पहले हमने नीचे लिखा सबसेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। फर्स्ट हमारा सबसेट जो है वो एम्प्टी आएगा। सेकंड हमने अपने जो सबसेट अपने जो सेट है उसके हर एलिमेंट को 1 टाइम लिखना है। इसका मतलब है फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास पेन कोमा, सेकंड बुक कर्ली ब्रैकेट क्लोज, थर्ड आ जाएगा हमारे पास बैग, ठीक है। सबको 1 एलिमेंट लिखने। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर ये 2 होंगे तो जस्ट एक ही पेयर बन सकते हैं, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो हमने 2 के पेयर्स बनाने, पहले एम्प्टी, फिर 1 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 4 का पेयर, ठीक है। इस तरह चलता है। अब पेन और बुक इन दोनों का पेयर बनाएंगे, पेन कोमा बुक। आपने ध्यान रखना है किसी सबसेट को आपने रिपीट नहीं करना। उसके बाद हमने पेन और बुक का बना लिया पेयर, अब पेन और बैग का बन जाएगा, पेन एंड बैग। इस तरह से अगर हम बैग और पेन को देखें तो एक ही बात है, ठीक है, हमने रिपीट नहीं करना। पेन के साथ हमने बुक का पेयर बनाया, पेन के साथ बैग का, अब पेन के हो गए, अब बुक और बैग का पेयर बन जाएगा, बुक एंड बैग, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कोमा आ जाएगा। ये सब सेट बन गया। अब अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ तक 7 बन गया हमारे पास। और अब हमारे पास 1 का पेयर भी बन गया, 2 का पेयर भी बन गया। रिपीट हमने नहीं करना। लास्ट में ये जो कंप्लीट सेट है ये इटसेल्फ आ जाएगा, यानी कि पेन बुक एंड बैग, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, होल्ड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गया हमारा आंसर। तो अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमारे पास जो है वो 8 सबसेट हमारे पास बन गए। तो नंबर ऑफ सबसेट हमें ये हेल्प करता है, ये पहले से बता देता है कि टोटल सबसेट हमारे पास कितने बनेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास 8 लिखा हुआ है और सबसेट आपके पास 6 या 7 बन रहे हैं तो फिर आप लोग को ये देखने में आसानी होगी कि हम किसको जो है वो मिस कर रहे हैं, किस सबसेट को, कि जो हमारे पास सबसेट कंप्लीट नहीं हो रहे। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट थर्ड पार्ट में हमें जो सेट गिवन है कैपिटल आर इज इक्वल टू लाहौर इस्लामाबाद, इस सेट के एलिमेंट जो है वो 2 है। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया था, जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट थे, लेकिन वहाँ पर एलिमेंट जो थे वो नंबर में थे। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो हमारे पास सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान है। तो हमने करना है लिस्ट ऑल सबसेट, सारे मैथड सेम है। नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n, अब इसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं तो 1 एंड 2, 2 द पावर 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4। दैट्स मीन कि हमारे पास सबसेट जो है वो 4 बनेंगे। सबसे पहला सबसेट एम्प्टी, दूसरे सबसेट में हम लोगों ने वैल्यूज़ को इंडिविजुअली लिखना है, यानी कि 1 टाइम लिखना है। उसके बाद आ जाएगा इस्लामाबाद, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और लास्ट में चूंकि अब 1 का पेयर बन चुका है तो लास्ट में ये सेट इटसेल्फ आ जाएगा, लाहौर कोमा इस्लामाबाद, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
होल ब्रैकेट क्लोज होगी और ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो अब ये सबसेट बन गया पार्ट नंबर 3 के। तो इसके बाद पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 का। वहाँ पे हमें कैपिटल एस इज इक्वल टू ए आई आर गिवन है, 3 एलिमेंट्स गिवन है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पार्ट नंबर 2 किया था जहाँ पे हमें 3 एलिमेंट्स गिवन थे। मेथड एग्जैक्टली सेम होगा, लिस्ट ऑल सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू द पावर एन। 2 टू द पावर n का मतलब है n की जगह पर हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे हैं विच इज़ 1 2 एंड 3। 3 एलिमेंट्स है, 2 टू द पावर 3 आ जाएगा और हम लोगों ने इस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास आ जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमने सबसेट बनाने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा और जितने भी ये सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने 1 1 टाइम लिख लेना है। कोमा सेपरेट करेंगे, ए आ जाएगा हमारे पास सबसेट में, आई आ जाएगा और आर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोमा सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने 1 1 के पेयर बना लिए, अब 2 के पेयर बनाएंगे। 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 के पेयर आराम से बन जाएंगे। ए आई का पेयर बन जाएगा, फिर ए का आर के साथ पेयर बन जाएगा। आपने रिपीट नहीं करना, आर का ए के साथ अगर आप लोगों ने बनाया तो वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, रिपीट नहीं करने हम लोगों ने पेयर को। स्पेस चेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो सेट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ए आर 1 टाइम ही आएगा। ए के साथ दोनों के बन गए, अब आई और आर का पेयर बन जाएगा और लास्ट में हम लोगों ने इन तीनों का पेयर इटसेल्फ लिख लेना। उसके बाद हमने अपने सबसेट्स को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए जितने के हमें बनाने थे। उसके बाद हमने ANS आंसर इसके सामने मेंशन कर देना। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट था, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 16 पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये हमें गिवन है द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स इन ए एंड बी। अब यहाँ पर हमें जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो वेन डायग्राम की फॉर्म में दिए गए हैं। वेन डायग्राम भी सेट्स को शो करने का एक मेथड है। जैसे हम लोग साइंस या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किसी चीज़ को शो करने के लिए डायग्राम्स बनाते हैं, इसी तरह से मैथ में सेट्स को शो करने के लिए डिफरेंट वेन डायग्राम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम्स बनाना आप लोग क्लास में भी सीख चुके हैं। यहाँ पर मैं तो आपको एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। स्टूडेंट जो हमारे पास ये रेक्टेंगल होता है ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि जो होल सेट होता है, जो होल वैल्यूज़ होती हैं सारी की सारी वो हमारे पास रेक्टेंगल में आ रही होती है। ठीक है, अगर हम अपने इस केस को देखें तो यहाँ हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, तो हम कहेंगे जो यू सेट है इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स को डिनोट कर रहा है। उसमें से A सेट बनाया गया और उसी होल अल्फ़ाबेट के सेट में से B सेट बनाया गया। ठीक है, अब हमें एक सर्कल नज़र आ रहा है जो कि A सेट है। उसके अंदर हमें नंबर्स के वैल्यूज़ गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है OPQRST। ठीक है, और A सेट के अंदर ही एक छोटा सा और सेट बनाया गया है जिसको B सेट कहा गया। इसका मतलब है जो B सेट है वो A सेट का सबसेट है, यानी कि A के ही एलिमेंट्स को लेकर B सेट बनाया गया। ये इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि जो B के एलिमेंट हैं वो A के भी हैं। ठीक है, A के इन एलिमेंट्स को लेकर B सेट बना दिया गया, लेकिन उसको रिपीट नहीं किया गया, इसलिए B सेट के एलिमेंट्स को सर्कल के अंदर लिख दिया। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये भी, और जो A के अपने भी, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो A के हैं और A के ही कुछ एलिमेंट्स को लेकर B सेट बनाएंगे। N 2 दफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग एक दफ़ा कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारे पास सेट में जो है जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होते। अच्छा, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1 पार्ट लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन A एंड B, यानी कि सबसे पहले आप लोगों ने A एंड B के जो एलिमेंट्स हैं उसको सेट की फॉर्म में लिख दिया। जैसे ये A लिखा हुआ है ना, कैपिटल A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर सेट के एलिमेंट्स, वैसे ही हम लोगों ने इस A के एलिमेंट्स बनाने हैं इस सेट को देखकर। देन B के एलिमेंट्स भी लिख लेने हैं यहाँ से देखकर। ठीक है, इसका हमने सिर्फ सेट बनाने हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट है इस A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, एक्सप्लेन। हमने बताना है क्या A जो है वो B का सबसेट है, लेकिन मैंने चूँकि भी आपको ये बताया है कि A जो है इसमें वो बड़ा सेट है, उसके अंदर से B सेट बनाया गया। B जो है वो A का प्रॉपर सबसेट हो सकता है, लेकिन A B का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि A जो है वो ग्रेटर नंबर है। यहाँ पर सारी वैल्यूज आ रही हैं LMNOPQRST, ये सारे एलिमेंट्स A के हैं, उसमें से कुछ नंबर्स लेकर 3 अल्फ़ाबेट या 3 एलिमेंट्स लेकर B सेट बनाया गया। ठीक है, तो अगर ये हमसे कहते हैं कि B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो हम कहते हैं यस, B जो है वो A का सबसेट है, कि B जो है वो A के कुछ एलिमेंट्स को लेकर बनाया गया। लेकिन वो अब बुक में लिखा हुआ है इस A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, क्या A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि B तो है वो तो खुद A से बना है। ठीक है ना, B खुद इटसेल्फ कोई बड़ा हमारे पास सेट नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा आंसर नो में होगा। नो, A इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B।
ठीक है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद कर रही हूँ कि समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरह से इन दोनों पार्ट्स का सोल्यूशन करना है। अब मैं आपको इनका सोल्यूशन करके भी समझा देती हूँ। तो स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 का। स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, हमने उसका सोल्यूशन लिखा। ये आप लोगों ने अपने पास वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। ये जो बाहर वाला है ये हमारे पास ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट्स और ये बी सेट था, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो अपना ए पार्ट लिखा, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो हम लोगों ने लिखना है ए इज इक्वल टू LMNOPQRST, यानी कि बी वाले एलिमेंट्स भी और ए के अपने एलिमेंट्स भी, क्योंकि ए प्रॉपर बड़ा सेट है, ठीक है। उससे लेकर हमारे पास बी एज अ सबसेट बनाया गया। तो हम लोगों ने ए में सारे एलिमेंट्स लिख दी और बी में एलिमेंट्स वो लिख दिए जो बी सर्कल के अंदर थे, LM और N, ठीक है। ये बी सेट बन गया। सेट लिखने का वही फॉर्म है, कैपिटल से डिनोट होगा, इक्वल का साइन, कर्ली ब्रैकेट, और सेट के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एलिमेंट्स को लिस्ट करने के बाद स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट था हमारे पास, वहाँ पर हमें गिवन था कि हमने देखना था कि इस ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो अगर आप लोग यहाँ से भी देखें तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्या ए जो है वो बी के कुछ एलिमेंट से बना है, तो ऐसा नहीं है। ऑल्दो इसके 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं लेकिन इसके पास अपने भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए कहते तो हम उसको ट्रू कहते, यस लिखते। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, नो ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जस्ट वन स्टेटमेंट में इसका ये आंसर होगा। तो ये पार्ट नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 7 का। आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ़ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट WXYZ, B इज इक्वल टू STW एंड C इज इक्वल टू XYZ, देन विच सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ए को बड़ा सेट कंसिडर करें, यूनिवर्सल सेट कंसिडर करें, तो B और C में से कौन सा ऐसा सेट है जो ए का सबसेट है। सबसेट का मतलब है जो एक ही कुछ एलिमेंट से बना है। अगर हम B देखें तो यहाँ पर STW, W तो ए में मौजूद है लेकिन ST नहीं मौजूद, ठीक है। तो B ए का सबसेट नहीं हो सकता। अगर हम सी देखें तो XYZ और बी को ए के साथ कंसिडर, सी को ए के साथ कंपेयर करें तो ए में भी XYZ मौजूद है, यानी कि सी जो है वो ए के ही 3 एलिमेंट से बना है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं ना, सबसेट वो सेट होता है जो बिगर सेट के कुछ एलिमेंट से बना हो, ठीक है। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो सी जो है वो ए का सबसेट है। तो इधर हम लिख सकते हैं सी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। आप लोगों ने जस्ट इस तरह से वन स्टेटमेंट में इसका आंसर लिख देना है कि ए लिखकर आप लोगों ने यहाँ लिखना है सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जस्ट वन स्टेटमेंट लिख देनी है कि सी जो है वो हमारे पास सबसेट है ए का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत आसान है। जस्ट 1 लाइन में आपने इसका आंसर देना। आप तभी दे सकेंगे जब कि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है और किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हम स्टूडेंट्स को गिवन है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, ए सेट आपके पास गिवन है -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। ये नंबर्स गिवन है एंड बी इज इक्वल टू 0 1 2 3। ए में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है और बी में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमने वन पार्ट में क्या फाइंड करना है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए एंड बी। हम लोगों ने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में ड्रॉ हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करके ए और बी सेट को शो करना है जो 9 क्वेश्चन में गिवन है। देन बी पार्ट में सॉल्व करना है, इस बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, एक्सप्लेन। क्या B जो है वो A का प्रॉपर सबसेट है। तो आप कंपेयर करें तो B के जो 4 एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 वो A में मौजूद हैं 0 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब है A जो है वो बिगर सेट है, उसी के 4 नंबर्स को एलिमेंट्स को लेकर B सेट बनाया गया, तो यस। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं यस B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, क्योंकि हम कंपेयर करके चेक कर रहे हैं कि बी के ए के कुछ एलिमेंट बी में आ रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास होल सेट के यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं येस वो सेकंड वाला सेट पहले वाले सेट का क्या है, सबसेट है। तो इसका आंसर येस में होगा। तो ए पार्ट वन पार्ट में हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और सेकेंड पार्ट में हम अपना सोल्यूशन बता देंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास सोल्यूशन है। ए हमने पार्ट उसका लिख लिया, ए सेट बी सेट। देन हमने यहाँ पे हेडिंग लिखी वेन डायग्राम और हम लोगों ने इस तरह से वेन डायग्राम की शेप्स बना ली। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने रेक्टेंगल बनाना होता है। रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट होता है, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट मीन के ये सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर सारी वैल्यूज सारी होती हैं, ठीक है।
ए सेट जो है हमारा, उसमें हमारे पास वैल्यू है -2 -1 0 1 2 3। लेकिन अगर आप बी सेट को कंपेयर करें तो ए की जो 4 वैल्यूज़ है 0 1 2 3 ये बी में आ रही हैं, ठीक है। तो इसको हम बी सेट के अंदर लिखेंगे 0 1 2 और 3। इसका मतलब होगा ये 4 एलिमेंट्स दोनों सेट के हैं। इसके अलावा जो हमारे पास रह जाएगा -1 -2, इसको हम इस ए सेट के साथ लिख देंगे -1 -2। अब इसका ये मतलब होगा कि ए में -1 -2 भी आ रहा है और बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, और बी के एलिमेंट का हमने अलग से सर्कल बना के उसके अंदर लिख देने। अब इससे ये शो हो रहा है कि बी के अपने जो एलिमेंट्स हैं वो ये 4 है, और ए के एलिमेंट में ये 2 नंबर्स भी शामिल हैं, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी वेन डायग्राम को ड्रॉ करके अपने सेट्स को शो कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पार्ट था कि बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसको हमने प्रूव करना था, तो यस बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी जो है वो ए के ही कुछ एलिमेंट से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो यस में आ जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी था इसका सोल्यूशन भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसको आप नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, यानी कि सेट आपस में इक्वल हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि सेट्स कब इक्वल होते हैं। कोई भी सेट्स तब इक्वल होते हैं जब उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो और सेट के अंदर आने वाली वैल्यूज़ भी सेम हो। उनकी जगह चेंज हो सकती है लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो और नंबर जो एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद है वो भी सेम हो। अब आपको बात समझ इस तरह से आएगी कि लाइक जैसे कि हमारे पास होता है, हम जब 2 को किसकी इक्वल कह सकते हैं, सिर्फ 2 के इक्वल, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि 2 = 3, हालांकि दोनों सिंगल डिजिट हैं, लेकिन डिजिट्स भी सेम होने चाहिए जो कि 1 डिजिट है, देन वो नंबर भी सेम होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो नंबर इक्वल है। अदरवाइज हम कहते हैं नॉट इक्वल। अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट को ए एंड बी को कंपेयर करें तो 1 2 3 4 इसके भी 4 एलिमेंट्स हैं, एंड 1 2 3 4 इसके भी 4 एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, ऑल दो इसकी प्लेस चेंज है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पर सेम वही मौजूद होने चाहिए जो इसके अंदर 8 है, यहाँ पर मैच हो गया। देन 6 मैच करें, 6 यहाँ पर भी है। 4 मैच करें, 4 यहाँ पर भी है। 2 देखें तो 2 यहाँ पर भी है। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स खुद भी सेम है। दो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो फर्स्ट वाला पार्ट है A = B, ये इक्वल सेट है। देन आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि A = B और यस भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि A इक्वल है B के। इस तरह से अगर स्टूडेंट्स हम सेकंड पार्ट देखें तो A = दिस सेट 1 2 3 4, इसके भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 इसके भी 4 एलिमेंट है। A और B के एलिमेंट सेम है, लेकिन हम अगर एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट R है और यहाँ पर कोई R मौजूद नहीं है। अगर एक एलिमेंट भी डिफरेंट हो जाएगा तो इसका मतलब है वो सेट इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे A इज़ नॉट इक्वल टू B और यहाँ लिख देंगे नो, ठीक है, कि इक्वल नहीं हो सकते। ऑल्दो इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, इनके 4 एलिमेंट्स यहाँ आ रहे हैं, 4 वहाँ आ रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज़ अंदर से सेम नहीं है। तो हम लिखेंगे A इज़ नॉट इक्वल टू B। इक्वल का साइन लगा के आप ऊपर छोटी सी लाइन लगा देंगे तो उसका मतलब होगा नॉट इक्वल। इसी तरह से थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो A इज़ इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो, यानी कि मैंगो का जो लेटर्स हैं इनका सेट। और अगर बी सेट देखें तो AGMNO, अगर हम इसे कंपेयर करें तो 1 2 3 4 5 यही एलिमेंट्स होंगे इस सेट में भी, और 1 2 3 4 5 यही एलिमेंट होंगे। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर M है और यहाँ पर भी M मौजूद है, A भी मौजूद है, N भी मौजूद है, यहाँ पर G भी है, O भी है। इसका मतलब है जो ये 5 मैंगोज़ के लेटर हैं सेम टू सेम वही एलिमेंट जो है वो B सेट के आ रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा A = B और आप यहाँ लिख सकते हैं यस, ठीक है, कि A जो है वो B के इक्वल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो यहाँ गिवन है A इज़ इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड T, यानी कि T जो है इसके जो लेटर्स हैं उनका सेट, तो TEA ये 3 लेटर्स आ जाएंगे। और इस साइड पे हमारे पास है लेटर्स ऑफ द वर्ड ईट, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर EAT आ रहा है और इस सेट में आ जाएगा TEA, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो 3 लेटर्स आएंगे, लिखा ऐसे जाएगा जैसे ये मैंगो लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि मैंगो के स्पेलिंग लिखे हुए कोमा सेपरेट करके। इसी तरह से यहाँ पर टी के स्पेलिंग लिखे जाएंगे TEA कोमा सेपरेट। सिमिलरली यहाँ पर ईट के स्पेल लिखे जाएंगे कोमा सेपरेट करके। तो अगर हम कंपेयर करें तो इसमें भी 3 लेटर्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, और इसके भी 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन का ट्रू हो गई। अब एलिमेंट्स देखें कौन कौन से आ रहे हैं। टी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी है,
ई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और ए टी के अंदर भी आ रहा है और ईट के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब है ये भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो जो इसका फोर्थ पार्ट है उसको भी हम लिख देंगे ए इक्वल्स टू बी और यस, ठीक है, कि यस ये भी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट देखें तो ए इज़ इक्वल टू 5। अब ये 5 का सिंबल यूज़ होगा, या फिर अगर यहाँ पर इस तरह से एम्प्टी ब्रैकेट्स हों तो दोनों का मीनिंग एक ही है। इसका मतलब होगा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बी सेट देखें तो लिखा हुआ है 0, तो आपने कभी अगर किसी सेट के अंदर 0 तो आपने नहीं समझना वो सेट एम्प्टी है। वो सेट एम्प्टी नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक डिजिट मौजूद है। 0 भी एक डिजिट है, ठीक है, जो होल नंबर्स का डिजिट होता है फर्स्ट। तो हम यहाँ कहेंगे ये एम्प्टी, बिल्कुल खाली सेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, 0 भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 है। तो इसका तो ये बिल्कुल एम्प्टी एलिमेंट है और यहाँ पर एक एलिमेंट मौजूद है, तो ये तो वैसे भी इक्वल नहीं है। हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, कोमा लिख देंगे नो, कि ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट कंप्लीट भी लिख सकते हैं, येस ए इज़ इक्वल टू बी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको लिख के बता सकती हूँ, बताऊँगी, अभी दिखाऊँगी कि आप लोग एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आएँ तो आप इनको किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट्स जिस तरह से मैंने आपको अभी समझाया आपकी बुक से, वैसे ही आप लोगों ने अपनी देख लेना है सेट्स को, कंपेयर करना है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी और एलिमेंट्स इटसेल्फ भी दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो हम लिख देंगे ए इज़ इक्वल टू बी, येस ए इज़ इक्वल टू बी। और अगर नहीं सेम तो हम लिख देंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, नो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। दो कंडीशंस आप लोगों ने देख लेनी है सेट की, और इस तरह से आप लोगों ने A to 1 to 5 जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं उनका आप लोगों ने सोल्यूशन लिख लेना है, ठीक है। आप लोग अपनी नोटबुक्स में इसको नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर हमें इफ़ ए इज इक्वल टू इवन नंबर लेस देन 12 ए टू डी 4 सेट्स के वन है। सबसे पहले हम लोग इन सेट्स के एलिमेंट्स को फाइंड कर लेंगे कि इवन नंबर लेस देन 12 हमारे पास कौन से हैं, 0 2 4 6 8 और 10, यानी कि 12 इंक्लूडेड नहीं है, लेस देन 12, ठीक है। बी सेट हमारे पास है ऑड नंबर्स लेस देन 12, जितने भी 12 से छोटे ऑड नंबर्स हैं वो हम लिख लेंगे 1 3 5 7 9 एंड 11, ठीक है। उसके बाद सी सेट हमारे पास द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, जो भी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हैं जो सिर्फ डिविजिबल बाय 2 हैं, 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो वो 2 4 6 8 और 10, ठीक है, ये 5 आते हैं हमारे पास। उसके बाद है डी है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 20, 20 से छोटे जितने भी हमारे पास मल्टीपल्स हैं वो हमने लिख लेने हैं अपने 3 के, ठीक है, 15 एंड 18, 18 से आगे जो है वो 20 से ग्रेटर हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने ए बी सी डी अपने सेट्स की वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने यहाँ पर वेरीफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अब यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट है ए एंड बी आर इक्वेलिएंट सेट। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर डिफरेंस बताऊँगी इक्वेलिएंट और इक्वल सेट्स में क्या डिफरेंस होता है, कौन से सेट होते हैं जो इक्वेलिएंट होते हैं और कौन से सेट जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। यहाँ पर ए सेट है कि ए इज़ इक्वल टू दिस सेट, बी इज़ इक्वल टू दिस सेट, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स है ए सेट में, और बी सेट में देखें तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। फर्स्ट का कंडीशन ट्रू हो गई इक्वल को चेक करने के लिए। अब हमने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स देख लिए, अब एलिमेंट्स को मैच करेंगे। 1 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी है, बी 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। ऑल्दो इनकी जो स्पेस है या जगह है ऑर्डर चेंज है, लेकिन सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तब हम कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और एलिमेंट्स इटसेल्फ भी सेम होंगे, ठीक है। इनको हम इक्वल सेट बोलते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ रहे हैं, एलिमेंट सेम नहीं है। अगर आप यहाँ देखें तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं फर्स्ट 4 और ये फर्स्ट 4 नंबर्स हैं, ठीक है। अंदर की वैल्यू सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पर लिख दें एन ऑफ कैपिटल ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, बी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, ठीक है। जब सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट्स इटसेल्फ सेम ना हो, उसको हम बोलते हैं इक्वेलिएंट सेट, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और एलिमेंट्स इटसेल्फ भी सेम होंगे वो इक्वल सेट बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे सेट जहाँ पर सिर्फ एलिमेंट्स का नंबर सेम होगा, एलिमेंट्स इटसेल्फ डिफरेंट होंगे, तो उनको हम बोलेंगे वो इक्वेलिएंट सेट है,
ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको इक्वल सेट और इक्वेलिएंट सेट की समझ आ गई होगी। ठीक है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स इस पार्ट को, पार्ट नंबर 11 को, तो फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है ए एंड बी आर इक्वेलिएंट सेट। क्या ए और बी इक्वेलिएंट है? इक्वेलिएंट का मतलब है इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि एन ऑफ ए हमारे पास क्या है और एन ऑफ बी हमारे पास क्या है। तो अगर हम यहाँ देखें तो एन ऑफ ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। और एन ऑफ बी देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। ठीक है। हमने इक्वेलिएंट ही चेक करना है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम होने चाहिए। तो इसके सामने हम लिख देंगे यस, क्योंकि हमें यहाँ तो ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्रू। ठीक है। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। बाकी पार्ट्स को हम अपने सोल्यूशन के जो हमारा अपना सोल्यूशन पे शीट्स पे सॉल्व करते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 का हमने सोल्यूशन लिख दिया, जो हमने ऊपर फाइंड किए थे। ए सेट में हमें जो नंबर्स गिवन थे, बी सेट जो हमें गिवन था, सी सेट जो हमें एलिमेंट्स गिवन थे, एंड डी सेट के जो हमें एलिमेंट्स गिवन थे, अपने क्वेश्चन में हमने उनको नोट डाउन कर लिया। फिर हमने फर्स्ट पार्ट लिखा कि ए एंड बी आर इक्वेलिएंट सेट। हमने उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सेट को मैच किया, ए के एलिमेंट्स को काउंट किया, उसको लिख दिया, बी के एलिमेंट्स को काउंट किया, उसको लिख दिया। ठीक है। उसके बाद हम नीचे कहा कि ए और बी के एलिमेंट जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो यहाँ हमने लिख दिया ट्रू। ठीक है। इस तरह इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट हमें गिवन था, वहाँ गिवन है ए एंड सी आर इक्वेलिएंट सेट। ठीक है। हमने इक्वल नहीं देखना, इक्वेलिएंट देखना है। इक्वेलिएंट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेट के सेम होने चाहिए। तो हमने ए सेट को नोट डाउन कर लिया, देन सी सेट को नोट डाउन कर लिया। एलिमेंट्स का मतलब है इनके जो आपके इनकी जो वैल्यूज आ रही हैं सेट के अंदर, उनको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5, एंड सिमिलरली हमें यहाँ पर लिख दिया एन ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 5, यानी कि जो कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं वो 5 है। सिमिलरली हम लोगों ने एन ऑफ सी इक्वल टू 5 लिखा कि हमारे पास जो सी है उसके एलिमेंट भी जो है वो 5 है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब है कि सेट आपस में इक्वेलिएंट है। अगर आप नंबर्स की वैल्यूज़ को देखें तो वैल्यूज़ भी एग्जैक्टली सेम आ रही है, लेकिन वो हम तब कहते हैं जब इक्वल सेट हमें बताने होते हैं। ठीक है। अभी हमने सिर्फ इक्वेलिएंट सेट बताने हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, देन द स्टेटमेंट इज ट्रू। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो वहाँ पर हमें गिवन है कि ए एंड सी आर इक्वल सेट। क्या ए और सी जो है वो आपस में इक्वल सेट हैं? तो अगर हम ए और सी की वैल्यूज़ देखें जो हमने सेकंड वाले पार्ट में लिखी हैं, तो ये तभी इक्वल होंगी जब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और एलिमेंट्स इटसेल्फ भी सेम होंगे। ठीक है। एलिमेंट्स की प्लेसमेंट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सेम होने चाहिए। तो अगर कंपेयर करें तो ये भी फर्स्ट 5 हमारे पास इवन नंबर है और सी सेट में भी फर्स्ट 5 इवन नंबर है। ठीक है। तो एग्जैक्टली नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो हमने यहाँ लिख दिया ट्रू, यानी कि ए इज इक्वल टू सी, कि सी ए सेट कम्प्लीटली इक्वल है सी सेट के। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू, बिकॉज हमने स्टेटमेंट को फॉल्स या ट्रू बताना है। ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट में गिवन है कि बी एंड डी आर इक्वेलिएंट सेट। अब हमसे इक्वेलिएंट सेट पूछा गया है फोर्थ नंबर पार्ट में, क्या आप बताएं क्या बी और डी इक्वेलिएंट सेट हैं। हमने यहाँ पर बी सेट को नोट डाउन कर लिया, देन डी सेट की वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लिया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं, इक्वेलिएंट सेट है हमारे पास। ठीक है। हमने नंबर्स ऑफ एलिमेंट को देखना है कि एन ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। सिमिलरली एन ऑफ कैपिटल डी इज इक्वल टू 6, यानी कि कैपिटल डी के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के सेम होते हैं तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है आपस में इक्वेलिएंट सेट है। अगर सेट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और सेट की वैल्यूज़ भी एग्जैक्टली सेम है, तो तब हम उसको इक्वल सेट कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो सेम ऐसे यहाँ पर नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स इनके सेम है, जितनी वैल्यूज़ ए बी सेट में आ रही हैं उतनी ही सेम वैल्यूज़ डी सेट में आ रही हैं, तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेलिएंट सेट। तो हमने यहाँ पर नीचे लिख देना है, स्टेटमेंट अपनी ट्रू लिख देनी है और उसके सामने रीज़न बता देना है कि एन ऑफ कैपिटल बी इज़ इक्वल टू एन ऑफ कैपिटल डी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसका पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन था, आप इसको नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का 5 पार्ट हमें गिवन है कि बी एंड डी आर इक्वल सेट। क्या सेट बी और डी आपस में इक्वल सेट है? हमने यहाँ बी सेट लिखा, देन डी सेट को नोट डाउन कर लिया। ये स्टेप मैं आपके लिए क्यों कर रही हूँ 1 बाय 1 सारे स्टेप, बिकॉज अब आप लोग 7th क्लास में, और 7th क्लास में अगर जस्ट आप लोग 1 लाइन का आंसर लिख देंगे, फॉल्स स्टेटमेंट लिख देंगे अगर, तो आपके पास ये MCQs में आता है या 1 मार्क्स का आंसर आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। लेकिन अगर ये आपके पास 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फिर आप लोगों को उसके स्टेप करने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर आपको मार्क्स
मार्क्स नहीं मिलेंगे जस्ट वन स्टेप में इसका आंसर लिखने के, ठीक है। तो जब बड़ी क्लासेस में आप आ जाते हैं 7, 8, 9 या 6 से ऑनवर्ड, तो आप लोगों को अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उनके स्टेप लिखना लाजमी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप स्टेप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे मैथ में, ठीक है। तो आपने स्मॉल छोटे से स्टेप हैं, आप लोगों ने जस्ट उनको फॉलो करना है ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, ना सिर्फ अपने क्लास टेस्ट में बल्कि फाइनल एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम लोग यहाँ पर बी सेट लिख दिया, देन हमने डी सेट को रिपीट कर लिया इसकी वैल्यूज़ को, ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो एन ऑफ कैपिटल बी हमारे पास 6 है, एन ऑफ कैपिटल डी इज इक्वल टू 6। अगर वो हम इक्वलियंट कहते तो येस ये दोनों सेट इक्वलियंट थे, बट उन्होंने हमसे इक्वल पूछा। इक्वल में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो भी आपस में सेम होने चाहिए। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास 3, 6, 9, 12 ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। और बी साइड को देखें तो ये 1, 3, 5, 7 यानी कि ये हमारे पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, दोनों की वैल्यूज़ मैच नहीं कर रही एग्जैक्टली। एक दो नहीं मैच करनी चाहिए, टोटल की टोटल वैल्यूज़ मैच करनी चाहिए। यानी कि जो 6 एलिमेंट इसके हैं वही 6 इसके होने चाहिए। जगह चेंज हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल ये 7 यहाँ पर और 9 यहाँ पर हो सकता है, लेकिन वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हमने यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट अपनी लिख दी कि बी इज़ नॉट इक्वल टू डी, यानी कि सेट जो बी है वो डी की इक्वल नहीं है। और नीचे हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी फॉल्स और ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का 5 पार्ट था, आप इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है आइडेंटिफाई इक्वलिएंट एंड इक्वल सेट्स इन द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने सेट हमें गिवन है A to E, इसमें से हमने खुद चूज़ करना है कौन से सेट हैं जो आपस में इक्वल है और कौन से सेट हैं जो इक्वलिएंट हैं, ठीक है। जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे जस्ट वो इक्वलिएंट होंगे, और जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी और वैल्यूज़ भी एग्जैक्टली सेम होंगी वो इक्वल सेट होंगी। अब हमें इक्वलिएंट और इक्वल का अच्छे तरीके से पता चल गया। अगर हम यहाँ ए सेट देखें तो यहाँ पर फर्स्ट 5 हमें वॉवल्स गिवन है। बी सेट देखें तो यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 5, 7 ये नंबर्स गिवन है 5। सी सेट देखें द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास सेट है, लेकिन वैल्यूज़ हमें क्या गिवन है, जो ए जैसी गिवन है। यानी कि हम इसका सेट खुद बना सकते हैं और इस सेट में हमारे पास सेल जस्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वॉवल्स हैं वो आ जाएंगे। डी सेट गिवन है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड रिमेंबर। अब अगर आप रिमेंबर सेट को देखें तो यहाँ पर आर ई और ये वाला आर ई, ठीक है, ई आर, ये दोनों जो हैं ये सेम लेटर्स हैं, ठीक है। तो हमने इसको रिपीट नहीं करना। अगर हम सेट में लिखेंगे तो हम रिपीटेड लेटर्स को नहीं लिखते, तो हम यहाँ पर MEMBER कोमास के साथ लिख देंगे, ठीक है। और आर ई को हम रिमूव कर देंगे, यानी कि इसको हाइड कर देंगे। इसका रीज़न क्या होगा कि ई आर जो है वो उसका सेम मीनिंग आर ई ही है, ठीक है। रिपीट नहीं करेंगे अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को। द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड मेंबर, ठीक है, रिमेंबर है ऊपर, यहाँ पर मेंबर M, E, M, B, B, E, R, ठीक है। इस तरह से हम सेट की जो ये वाली नोटेशन है कर्ली ब्रैकेट वाली इसमें लिख देंगे और कॉमा के साथ अल्फ़ाबेट्स को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ से मैच करते हैं कौन से ऐसे सेट्स हैं जो आपस में इक्वल हैं और कौन से सेट हैं जो इक्वलिएंट है। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट्स को लिख लेंगे, सेट को लिख लेंगे, जो स्टेटमेंट के में सेट्स गिवन थे उनकी वैल्यूज़ को लिख देंगे। ए और बी तो हमें एग्जैक्टली सेट गिवन था। सी सेट में हमारे पास था सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो उनको हम लिख दिया AEIOU, ठीक है, कॉमा के साथ सेपरेट करके सेट की नोटेशन में बना लिया। उसके बाद हमारे पास डी सेट था जिसमें हम लोगों ने रीमेंबर को लिखा था। हम लोगों ने यहाँ पर एक दफ़ा आर ई को रिपीट किया, फिर हम लोगों ने इसको लिखा कि MEMBER, यानी कि ये सेम होंगे। हम लोगों ने आर ई को जो रिपीट हो रही है टर्म, तो जब हम लोग अपने सेट बनाते हैं वहाँ पे हम लोग जो रिपीटेड टर्म है उसको वन टाइम में लिखते हैं, ठीक है, उसको रिपीट नहीं करते। तो हम लोगों ने इसको रिमेंबर का सेट बना देना है, सेट नंबर डी को। और सेट नंबर ई में जो मेंबर का वर्ड हमें गिवन था हम लोगों ने इसको लिख लिया और कोमा के साथ सारे अल्फ़ाबेट्स को और सारे उसके एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने सी, डी और ई जो हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में सेट गिवन थे उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट हम लोगों ने कंपेयर करना है सेट्स को आपस में। अगर हम लोग यहाँ से ए और बी सेट को, ठीक है, पहले फर्स्ट को और सेकंड सेट को अगर हम कंपेयर करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जितने एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए में है सिमिलरली उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास सेट बी में भी हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 5, एन ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू 5।
ए एंड बी आर इक्वलिएंट सेट। जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो इक्वलिएंट सेट बन जाता है, ठीक है। एक ये दो सेट आपस में इक्वलिएंट सेट बन गए। देन सेकंड में हम लोग मूव करें तो अगर हम ए और सी को मैच करें, हम लोग जो है ना सीक्वेंस वाइज मैच करेंगे ताकि हमारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए और हम लोग के पास जो सेट्स हैं वो मिक्स ना हो जाएं, ठीक है। ए और सी को मैच किया तो ए ई आई ओ यू और ए ई आई ओ यू, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम है, 5 5 दोनों में आ रहे हैं, एन ऑफ ए और एन ऑफ सी दोनों सेम है। और अगर इनके एलिमेंट्स देखें तो यहाँ पर भी सेम वही अल्फ़ाबेट्स हैं जो सी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिया ए इज इक्वल टू सी, और नीचे जो हमने आंसर अपना मेंशन करना है वहाँ पर हम लिख देंगे ए एंड सी आर इक्वल सेट, ठीक है, क्योंकि ए और सी अब जो है वो बिल्कुल इक्वल सेट है, दोनों कंडीशंस इसमें कंप्लीट हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इस थर्ड वाले पार्ट में हम लोग मैच कर लेंगे डी और ई सेट को। अगर हम लोग डी और ई सेट को मैच करें तो डी की हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो मेंबर वाला सेट हम लेंगे, आर ए को जो रिपीट करें तो उस सेट को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ई सेट में भी हम ये वैल्यूज़ लिख लेंगे। अगर हम इनका नंबर ऑफ एलिमेंट देखें, एन ऑफ डी भी 6 है, एन ऑफ ई भी हमारे पास 6 है, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। देन अगर हम इनके एलिमेंट्स को आपस में मैच करें तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम लिख देंगे डी इज इक्वल टू ई, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और यहाँ नीचे मेंशन कर देंगे डी एंड ई आर इक्वल सेट, ठीक है। एक और भी यहाँ पे हमारे पास पेयर बन रहा है, जो कि हम बी और सी को अगर कंपेयर करें तो बी की वैल्यूज हमारे पास है नंबर्स में और सी की वैल्यूज हमारे पास वॉवल्स हैं। तो इनका एन ऑफ बी और एन ऑफ सी आपस में इक्वल है, ठीक है। एन ऑफ बी भी हमारे पास 5 है, एन ऑफ सी भी हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम है। तो नीचे हम लिख देंगे बी एंड सी आर इक्वलिएंट सेट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 4 कम्बिनेशंस बने हैं, जिसमें से हमारे पास 2 सेट हैं वो बिल्कुल इक्वल बने हैं और 2 जो है हमारे पास वो इक्वलिएंट बने हैं, ठीक है। तो 4 बने हैं हमारे पास टोटल पेयर, जिसमें से 2 इक्वल है और 2 इक्वलिएंट सेट्स के पेयर बने। तो आप लोग सोल्यूशन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से मैथ की समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 1.2 को स्टार्ट करेंगे और इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।